नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम 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 टू दिस सेशन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? ठीक है, तो आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। क्या हाल है दोस्तों, बताओ जल्दी 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 बता दो तेजी से। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए। तो दोस्तों, कल हमने एक चैप्टर चालू करा था और आज आप वापस एक बार और आपके सामने 5 बजे की क्लास में दिगराज सर आ गए हैं। कल मैंने जैसा आपको बताया था क्या बताया था कि जहां खाली गैप दिखेगा वहां तुम्हें दिगराज सर दिखेंगे। तो अगर जो बच्चे घबरा रहे हैं कि आज 8 बजे फिर पढ़ाएंगे, क्या क्यों घबरा रहे हैं? हंसते खेलते पढ़ते हैं, मस्ती से पढ़ते हैं ना। लेकिन चिंता मत करो, 8 बजे आज नहीं लूंगा, आज एक ही क्लास लूंगा। तो वेलकम 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 टू दी सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? तो अपने उसी चैप्टर को, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को अपन आगे बढ़ाएंगे। अब कल जितना पढ़ा था पहले उसको रिकैप करवाऊंगा थोड़ा सा, है ना। 5 बजे वाली क्लास क्यों ले रहा हूं आपकी? क्योंकि आपकी साइंस की क्लास आज होना नहीं थी, तो मैंने सोचा लेट्स कैपिटलाइज दिस, ताकि 8 बजे तुम भी आराम से अपने घर वर पे बैठ के टीवी पिक्चर देख पाओ, है कि नहीं? क्यों दोस्त, क्या कहना है बताओ? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास 9 के साथ क्या समस्या मैं बता रहा हूं। तुम्हारे छोटे भाई बहन है क्या क्लास 9 में? क्लास 9 वालों के साथ समस्या ये है कि वो एनसीईआरटी वाले जो है ना, वो एनसीईआरटी वाले नहीं मान रहे हैं, किताब ही नहीं दे रहे बेचारों को। हाँ, आज साइंस की क्लास नहीं होगी आपकी। यस, वॉल्यूम बढ़ा दो अपने एंड पे, इधर अपने अपने हाथ जगन्नाथ, ठीक है। ये इधर बाजू में एक वो होती है बटन, उससे बढ़ा लो। चलो, सूर्यवंशम देख ली सर होमवर्क में। ये तो मैंने दिया ही नहीं था होमवर्क। ये तो होमवर्क ही नहीं दिया था। ये तो मैंने होमवर्क ही नहीं दिया था सूर्यवंशम देखने वाला। फाइन, तो हियर वी आर। देखो कहानी क्या है, सिंपल चीज बताता हूं मैं तुम्हें। कहानी ये है कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में अपन ने कल ये देख लिया था कि 3 सेक्टर में तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। क्या है? प्रोडक्शन के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है। अब आपको ये बताना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है, तो तीनों सेक्टर जो आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये अपन ने देखा था। ये देखने के बाद में हमने पढ़ना चालू करा था कि आप सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करोगे। तो सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए सिंपल चीज है कि सेक्टर्स को अगर कंपेयर करना है तो आप उनके नंबर्स का इस्तेमाल ना करते हो, उनकी वैल्यूज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपको बताएगी कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर में जो है उससे आपको पता चलेगा।
वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंडरी सेक्टर में क्या है उससे आपको पता चलेगा सेकेंडरी सेक्टर का क्या आउटपुट है, और वैल्यू ऑफ द टर्शरी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको टर्शरी सेक्टर का पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तीनों सेक्टर की वैल्यू पता चल जाती है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पता चल जाती है। अब उठा के आगे बढ़ा दो कहानी को एक बार और, उठा के अगर कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम तो हमें यहां क्या देखने को मिलता है कि आप जब तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हो तो तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते समय आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेना है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में इंक्लूडेड रहती है, और जब आप तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देते हो तो उससे आपको मिलता है क्या, उससे आपको मिलता है जीडीपी। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस कह लो, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल थ्री सेक्टर्स। ठीक है, जीडीपी को हम क्या कहते हैं डेफिनेशन में? द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द सेक्टर्स विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। कंट्री के अंदर एक साल में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर का प्रोड्यूस है उसको जब ऐड कर देते हो तो उससे आपको पता चलता है जीडीपी कितनी है, एंड जीडीपी शोज द हाउ बिग इकोनॉमी इज। ठीक है, जीडीपी से आपको पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अब जीवीए वाला एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो जीवीए सिंपल बताता हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस जीडीपी तीनों का सम है, और जीवीए जब आप उसको सेक्टर के लेवल पे देखोगे, सिंपल बता रहा हूं, आज फ्रेश पढ़ रहे हो, फ्रेश दिमाग में रखना है। जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो जीवीए है प्राइमरी लेवल का। जीवीए एट सेकेंडरी लेवल मतलब क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर के लेवल पे क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जीडीपी इज 80। जीडीपी क्या है? जीडीपी 80 है, जीडीपी 80 हो गया आपका। अब प्राइमरी लेवल पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ वो जीवीए होगा प्राइमरी के लेवल का। सेकेंडरी लेवल पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, जैसे 70 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन 70 रुपए के प्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि 20 रुपए का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है सेकेंडरी सेक्टर में, तो वो जीवीए एट सेकेंडरी लेवल है। ठीक है, 10 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल टर्शरी लेवल पे, तो जीवीए एट टर्शरी लेवल है। तो जीवीए और जीडीपी में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। जीवीए इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट सेक्टोरल लेवल है, उस प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर जिस सेक्टर की बात करें उस सेक्टर के लेवल पे। इतना पढ़ लिया था अपन ने, बताओ क्लियर? यस और नो? जल्दी टेल मी फास्ट। पिकाचू कब आएगा? और इसी बात पे एक सरप्राइज दिया जाए, और सरप्राइज क्या है? पिकाचू की घर वापसी हो चुकी है, मामा के गांव से घूम के आ गया है पिकाचू। पिकाचू इस बार अपने एक दोस्त को भी लेके आया है। उसने बोला है कि ऐसा नहीं होता जैसे आप जाते हो तो बोलते कि आपकी बुआ के लड़के को भी ले जाओ यार, उसी को पढ़ाना तुम्हारे साथ वहीं पे पढ़ा लिखा के इसको कुछ करवा देना। तो पोपलू इज दी ओरिजिनल ओजी पोपलू। ठीक है, पोपलू की गर्दन घूमना लेकिन अब बंद हो गई है, बड़ा हो गया ना, गर्दन नहीं घूम पा रही उसकी। ठीक है, तो पोपलू और पिकाचू दोनों उनके मामा के यहाँ गए थे। ठीक है, तो ये पिकाचू उसके मामा के यहाँ गया था। तो अब हाय कर दो पिकाचू बेटा सबको, पिकाचू उसके मामा के यहाँ से आ गया है, फाइन। अब पिकाचू ने क्या बोला कि उसकी बुआ का लड़का जो था वहां, ठीक है, तो बुआ के लड़के का नाम क्या था? बुआ के लड़के का नाम था पोपू पांडा। ठीक है, तो पोपू पांडा को लेके आया है। तो अब ये मामा का लड़का और बुआ का लड़का दोनों साथ पढ़ेंगे, तो पोपलू, पिकाचू और पोपू पांडा। ठीक है, पोपू पांडा लेकिन बहुत चिल्ला चोट करता है, बात करोगे? ठीक है, तो पोपू पांडा भी आ गए हैं। तो अब तीनों बच्चे बैठ के पढ़ेंगे आज से। 20 लेक्चर में से आए तो इनका बैकलॉग है, तो बैकलॉग ये क्या करेंगे, दिन में बैठ के कंप्लीट करा करेंगे। तुम लोग करते हो अपने बैकलॉग कंप्लीट, तो बैकलॉग दिन में बैठ के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पोपू पांडा जो है, पोपू पांडा जो है ये बोलता भी है। ठीक है, ओल्ड बुक में जीवी वाला टॉपिक नहीं है।
ओल्ड बुक में जीवी वाला टॉपिक नहीं है। फाइन, ओके ओके, लेट्स वेलकम द न्यू मेंबर इन फैमिली, मतलब इन द क्लास, पोपू पांडा। पोपू पांडा इज द न्यू मेंबर, ठीक है। इनके सबके नाम पी से क्यों है? अब ऐसा नहीं रहता है जैसे फैमिली में एक बार नाम चालू रखना शुरू करते हैं, राम, रमेश और राहुल और ऋषभ, सबका नाम एक साथ आर से रख दिया तो वैसे इनके इनके इनकी फैमिली में पी से निकला सबके नाम, तो पोपलू, पिकाचू, पोपू पांडा, ऐसे नाम रखे इन्होंने। फाइन, चलो अब हंसी मजाक से हटके इधर आ जाओ। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, तो जिसमें हमने देखा था कैसे प्राइमरी सेक्टर पहले डोमिनेट करता था, फिर सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करती है इकोनॉमीज, फिर टर्शरी सेक्टर में, वही हीरा ठाकुर वाली कहानी कि पहले भेड़ बकरी चराते थे प्राइमरी सेक्टर में, फिर बस सुधारते थे सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर ड्राइवर बन गए टर्शरी सेक्टर में। तो वो कहानी हो गई है। अब ये सब कुछ पढ़ लिया था अपन ने, कल रिकैप करवा दिया मैंने। अब जरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इधर आप ध्यान दो, बहुत हंस रहे थे। बताओ, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। मैं चाहता हूं 90% बच्चे सही आंसर दें। 90% बच्चे से कम बच्चों ने अगर सही आंसर दिया ना तो मैं भी क्लास बंद कर दूंगा, सोच लेना। हम बताओ। पीपीपी हो गया सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जल्दी बताओ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस वन इज द इजीएस्ट। सही आंसर देना बेटा। बताओ 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 बताओ, क्लियर करो। The total value of final goods and services produced within a country is in a particular year is called GDP, gross domestic product। ये सिंपल है, जो अपन ने अभी चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे, ठीक है। तो GDP इज द राइट आंसर, GDP। गॉट इट? टेल मी, ऐप से बाहर क्यों फेंक दिया मुझे? तुम लोगों की क्लास बाहर हो गई क्या? ये ओटीपी आएगा फिर क्लास में लॉगिन होगी। ओटीपी बता दूंगा, तुम नहीं एंटर कर जाओगे पब्लिकली थोड़ी बताऊंगा। डी होगा राइट आंसर, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखता हूं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया। अगर कम बच्चों ने आंसर दिया तो मैंने जैसे बोला था, अरे यार पोल तो बना था लेकिन पोल में लीडर बोर्ड दिखाई नहीं रहा है, पोल नहीं आया, बच गए। इसका तो चलो, नॉट एवरी गुड्स और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन देखो, रीजन देखो, सही आंसर दो। सही आंसर देना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ के। पोल जा रहा है कि नहीं पहले ये देखने दो यार। गया, इस बार तो गया है। Not every good or service that is produced and sold needs to be counted to know the total production in each sector। ठीक है, रीजन दिया गया है, the value of final goods already include the value of intermediate goods। क्या लगता है आपको, what is the right answer? इस वाला, ये वाला पोल आया है ना, ये वाला पोल तो दिख रहा है, देखो ये चल रहा है पोल, ये चल रहा है पोल, ये चल रहा है, दिख रहा है मुझे भी। बताओ। आया ना पोल, रिजल्ट भी आ गया। 59% बच्चों ने 59% बच्चों ने ए सेलेक्ट किया है, एंड एब्सोल्युटली ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यार, हाईली डिसअपॉइंटिंग, सिंपल चीज थी, तुम्हें याद रखना था।
नॉट एवरी गुड्स और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। हाँ, हर एक चीज को अपन काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। तो अगर इसी को सवाल बनाओ कि क्यों हर एक चीज को काउंट नहीं करना है, तो क्यों हर एक चीज को काउंट नहीं करना है? क्योंकि जो वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। इसके लिए आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही काउंट करना होता है। तो ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू बी काउंटेड, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है उसके अंदर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझे? जो बच्चे गलत कर रहे थे, क्या दिमाग नहीं चल रहा क्या तुम लोगों का? डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी में देखो तीन कीवर्ड है, सम ऑफ all the final goods and services, sum of all the final goods and services, ठीक है, in all three sectors, तीनों सेक्टर्स में जो होते हैं, तो in all three sectors, ठीक है, sum of all the final goods and services in all three sectors within the country during a year, ठीक है। अब बताओ, आया समझ में? ये चार कीवर्ड्स होना चाहिए बस। ये जीडीपी की डेफिनेशन हो गई। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, तो आपको इससे पता चलेगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि हाउ बिग द इकोनॉमी इज, ठीक है, हाउ बिग द इकोनॉमी, हाउ बिग द इकोनॉमी इज, इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको जीडीपी से पता चलेगी। समझे? ये सारी चीजें आपको जीडीपी से पता चलती है। दिस मैमथ टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी इज अंडरटेकन बाय हुम, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कैरी किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स के आंसर्स बनेंगे इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ? गुड, आगे बढ़ते हैं। Why only final goods and services are counted in gross domestic product? Explain। तो आपको क्या लिखना है? Because why only final goods and services are counted? Because the value of intermediate goods जो होते हैं ना, value of intermediate goods is already included. The value of all intermediate goods is already included in the value of final goods, है ना? सिंपल। और अगर आप इसको, अब जैसे 2 नंबर में तो 2 पॉइंट लिखना रहेंगे, तो अब ये लिख दो कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी। अगर हम प्रॉब्लम ऑफ डबल, अगर आप एक ही चीज को 2 बार, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड करोगे, फाइनल गुड्स को भी ऐड करोगे, तो आप एक ही चीज को 2 बार काउंट कर लोगे, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी, ठीक। प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। तो अब इसमें क्या करना है, जो अपने हिस्टोरिकल चेंज, हीरा ठाकुर का एग्जांपल मत लिख के आ जाना। प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो आप क्या बताओगे? तो इनिशियली आप बताओगे कि इनिशियली क्या हुआ। इनिशियली लोग नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इनिशियली इंटरेक्शन विद नेचर, इनिशियली लोग नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस नेचर के साथ इंटरेक्शन में क्या होता है, इनिशियली पीपल इंटरेक्टेड विद द नेचर, और इस नेचर के साथ जब इंटरेक्ट करा तो वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाई? वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाई? प्राइमरी एक्टिविटी कहलाई, ठीक है। नेचर के साथ जब इंटरेक्ट किया तो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाई?
प्राइमरी एक्टिविटी कहलाई। तो इस कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली इंटरेक्शन जो हुआ नेचर के साथ में, तो उसे प्राइमरी एक्टिविटी के साथ मतलब इंटरेक्शन विद नेचर जो प्राइमरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड रहा, फाइन। तो फार्मिंग ही परफॉर्म करी लोगों ने, फार्मिंग परफॉर्म करी और सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट जब बने तो वो सब प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट कहलाया। तो सारी इकोनॉमी जैसी वो करती है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि सरप्लस प्रोड्यूस भी होता है, सर्विसेज भी होती है, ट्रेड भी होता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर रिमेन्स या फिर नेचुरल और नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज जो रहती है वो डोमिनेटिंग रह जाती है। सिंपल है ना। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन दी इकोनॉमी, 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 2026 का क्वेश्चन है। अब सुनो मेरी बात, रूल बुक में एक चीज लिखो। क्या लिखो कि रूल बुक में एक चीज लिखोगे, क्या लिखोगे रूल बुक में एक चीज कि एट टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी संभावनाएं बनती है, ऐसी सिचुएशन जब डेवलप होती है, ध्यान रखना ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि जो छोटे क्वेश्चन है वो बड़े नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है, हम बता सकते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन अभी 5 नंबर में पूछा है तो हमें यही प्रैक्टिस करना है कि रूल बुक में लिखना है कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है तो आंसर शुड बी लाइक च्युइंगम, उसको कंप्रेस कर पाओ, उसको स्ट्रेच कर पाओ, ठीक है। जितने नंबर में पूछा जाएगा उतने नंबर में उस हिसाब से लिखना है। तो इसमें तुम्हें 5 पॉइंट बनाना रहेगा। तो देखो मैं वो बता रहा हूं, इंट्रो शुरू करेंगे। जब एक इलॉबरेट आंसर पूछा जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा है, 2 पेज है लिखने के लिए कि आप इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, वर्टिकल लेवल पे होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होता है, तो बहुत सारा लिखने को है। 5 नंबर में पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन, समझना बच्चे पूछते हैं आंसर राइटिंग सिखाओ, यही तो आंसर राइटिंग मेरे लाल। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो बहुत नीश टॉपिक पे है, ठीक है, बहुत नैरो टॉपिक पे है, लेकिन बहुत नैरो टॉपिक पे होने के बावजूद भी उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि नैरो टॉपिक पे क्वेश्चन है, लेकिन वो 5 नंबर में पूछ दिया है। तो कैसे लिखोगे आप बाबू? यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, तो अब आपके पास में सेकेंडरी सेक्टर कोर टॉपिक हो गया, उसके अराउंड पेरिफेरी में आप 5 नंबर के हिसाब से लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे? पहले एक इंट्रो दोगे और उस इंट्रो में बताओगे कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है, एक्सप्लेन सेकेंडरी सेक्टर, है ना। डेफिनेशन लिख दोगे कि when the products which are produced in the primary sector are processed or manufactured and formed and converted into a new product, ठीक है, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। तो आपने क्या करा? एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का एक्सप्लेन करा। अब क्वेश्चन पे जाओ, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी सेक्टर की? पहला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस में? तो पहला पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंस में हम देखें सेकेंडरी सेक्टर का, तो पहला पॉइंट सेकेंडरी सेक्टर का ये कहता है कि आप ऐसे लिखना शुरू करो। मतलब पहले पॉइंट में सबसे पहले ये लिखोगे कि ये जो है तो रॉ मटेरियल कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर जो है तो वो क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर्स प्रोड्यूस या फिर रॉ मटेरियल जो भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स प्रोडक्ट आर यूटिलाइज्ड। मान लो अगर टमाटर बनाने वाली फैक्ट्री नहीं होती, टमाटो केचप बनाने वाली फैक्ट्री नहीं होती, तो सारे टमाटर तो खराब होते हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड बाय सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? एड्स वैल्यू इन दी इकोनॉमी। समझना कैसे वैल्यू ऐड होता है कि जो कॉटन आप पेड़ में से निकालोगे, उस कॉटन की कीमत क्या है? 10 रुपए, लेकिन वो कॉटन की पेड़ में से निकाल के जब शर्ट बना दिया, शर्ट की कीमत 100 रुपए होगी। समझ रहे हो? तो इट एड्स वैल्यू इन दी इकोनॉमी, वैल्यू इन दी इकोनॉमी। फिर तीसरा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वैसे यहां डाला है, ठीक है, क्वेश्चन आगे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन रिलेट यहां से कहां से भी हो सकता है, एकदम आखिरी में अगर आप देखोगे एक चैप्टर आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर, तो ये क्वेश्चन वहां से भी कनेक्ट होता है, ये क्वेश्चन वहां से भी कनेक्ट होता है। तो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, तो ये क्वेश्चन वहां से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ
पॉइंट्स में जो यहां लिखूंगा तुम सोचोगे अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने चैप्टर में, लेकिन वो वहां से कनेक्ट होंगे। जैसे क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फैक्ट्रीज चलती तो लोग, काम मिलता है लोगों को। फिर क्या होता है, वैल्यू एडिशन कर दिया, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करवा लिया आपने। फिर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब ये तुमने बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि आगे भी चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप पढ़ोगे। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है कि आपने मान लो जैसे आपकी फैक्ट्री में आपने पोपलो हाथी प्रोड्यूस किए, अब ये पोपलो हाथी तो पूरे देश में तो बेच दिया, अब इसको आप विदेश में भी बेचोगे, अमेरिका में भी, अमेरिका के क्लासेस में पोपलो हाथी जा रहा है, ठीक है, तो नहीं आप पोपलो हाथी बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, मिक्स कर दिया, मिक्स ब्रीड बना दी, अप्पू हाथी है, सॉरी, ठीक है, अप्पू का भाई गप्पू का है। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो तो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप विदेश में पहुंचाते हो। अब जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट विदेश में जाते हैं तो विदेश वाले उधर से पैसा देंगे, तो इंडस्ट्रीज से फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, समझ गए, इंडस्ट्रीज से फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। तो दिस इज द केस, ये सिनेरियो है पूरा का पूरा। सिनेरियो समझ में आया, क्लियर है? बताओ, टेल मी फास्ट। लीडर बोर्ड पढ़ दो, हाँ लीडर बोर्ड पढ़ देते लो। मोहित, कार्तिक, जिंदल, आशी, हितेश, मनसुख, वेदांत, क्योनिश, श्योनिश, श्योनिश, फा, भूमिक और अनन्या। ताली बजा दो इन बच्चों के लिए। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते आना चाहिए। रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द इकोनॉमी, सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, ठीक है, पीछे जो पढ़ा सेम वैसे ही। एक्सप्लेन द शिफ्ट सीन बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगेन 2026 में पूछा है, तो वही जो हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर वाला टॉपिक है, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर वाला टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे? 5 पॉइंट बनना है, सिंपल। तो आप पहले बताएंगे प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते थे, फिर इससे एक एसोसिएटेड पॉइंट लिख देंगे कि दूसरी एक्टिविटीज भी थी लेकिन प्राइमरी ही डोमिनेट कर गया। फिर क्या, सेकेंडरी वाले पार्ट पे जाएंगे अपन, ठीक है, ठीक है, फिर सेकेंडरी वाले पार्ट पे जाएंगे फिर, ठीक है, सेकेंडरी, फिर टर्शरी पे थे। ओए कोई भी ठाकुर भानु प्रताप सिंह का एग्जांपल मत लिख के जाना इसमें ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से शिफ्ट हुए ऐसा। तो अब क्या ये सिमिलर पैटर्न इंडिया में भी रहा है? वही एक क्वेश्चन है। क्या इंडिया में जीडीपी कितनी बड़ी है, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, वही एक सवाल था जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या कर रहे थे सर? अभी तक अपन ने रिकैप किया और कल के क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आगे का आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, टॉपिक समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, क्लियर? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, क्लियर है? क्लियर? अरे बाबू, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है कि जब आपने गुड्स बनाए, गुड्स बना के जब बेचे तो उधर से आपको बम गोला बारूद थोड़ी ना मारेगा कोई, उधर से पैसे देंगे ना, सामान बेचोगे तो। पोपू पांडा को समझ में आ गया, तुम्हें समझ नहीं आया? बताओ। गुड। पुरानी बुक में जीवीए नहीं होगा, नई बुक में जीवीए ऐड हुआ है, पुरानी बुक में है नहीं, ठीक है, इसी साल, पिछले साल सिलेबस में आया है।
आप लिखते क्यों नहीं हो? मैं लिख दूंगा तो फिर पेपर मुझे थोड़ी देना, तुम्हें देना है। तुम लिखने की प्रैक्टिस किया करो ना। What if we want to shift to app to another phone so we can do it how? अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन है। कर लो बाबू, इसमें से लॉग आउट मार दो और उधर वाले फोन में जब लॉग इन करोगे तो जिस नंबर से इस फोन में लॉग इन किया था उस फोन में लॉग इन कर लेना, ओटीपी ले लेना। किसी भी फोन में कर सकते हो। क्लियर हुआ? फॉरेन एक्सचेंज टर्सरी सेक्टर का हुआ मेरे दोस्त, लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज से मेरा मतलब ये है कि उस पॉइंट को ऐसे लिख दो कि फॉरेन इनकम अर्न होती है सेकेंडरी सेक्टर से। कैसे होती है कि सेकेंडरी सेक्टर में आप जब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वो आपको क्या करेगा, जो ज्यादा आपने प्रोड्यूस करा है तो उस ज्यादा चीज के प्रोड्यूस होने से आपको वो आएगा, पैसा मिलेगा। जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, विदेशों में पहुंचाओगे तो विदेशों से पैसा आएगा, तो यू विल अर्न फॉरेन इनकम, ऐसा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। आइए, तो जैसे यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी 3 सेक्टर, दिस इज शोन फॉर 2 इयर्स। ठीक है, अब देखो यहां पूरा गेम ग्राफ का है, अपन ग्राफ से समझते हैं। यहां पूरा गेम ग्राफ का है, ग्राफ से समझते हैं क्या है। यहां ग्राफ से पूरा समझेंगे। तो ग्राफ 1 जो है तो ये शो करता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, है ना। कौन सा? 1977 से 1978 के बीच में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये प्रोडक्शन हुआ। ये हमारी इकोनॉमी उस समय इतनी बड़ी थी, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, 20 लाख करोड़, फाइन, हाँ 20 लाख करोड़। तो ये 1977 से 78 का वो था। अब ये 2017-18 की अगर बात करें तो 120 लाख करोड़ रुपए की हमारी इकोनॉमी हो गई 2017-2018 के टाइम में। मतलब आई एम अ कॉम्प्लेन जीडीपी, जीडीपी बता रहा है इकोनॉमी इतनी बड़ी, मतलब जीडीपी, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दिए गए हैं। दोनों ग्राफ में आप एक चीज देखो, ब्लू कलर इज फॉर प्राइमरी सेक्टर, ऑरेंज कलर इज फॉर सेकेंडरी सेक्टर और ग्रीन कलर इज फॉर टर्शियरी सेक्टर। कलर ब्लाइंड तो नहीं है कोई तुम में से, शोभित भैया का दोस्त। ठीक है, इधर देखो। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले जो हमारी जीडीपी थी, जो हमारी इकोनॉमी थी, उस जीडीपी का जितना बड़ा साइज था, मान लो 2 लाख करोड़ के आसपास की थी, उस 2 लाख करोड़ में सबसे बड़ा हिस्सा किसका था? इस जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा था एक तरह से देखोगे आप तो प्राइमरी का, फिर टर्शरी का और फिर सेकेंडरी का। ठीक है, आज की स्थिति मतलब 2017-18 में देखोगे तो आई एम अ कॉम्प्लेन जीडीपी, तो जीडीपी बड़ी तो हो गई, लेकिन इस बड़ी जीडीपी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस बढ़ती जीडीपी में आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका है पूरी जीडीपी में? सबसे बड़ा हिस्सा है टर्शरी सेक्टर का, फिर बीच में है सेकेंडरी सेक्टर और फिर सबसे कम हिस्सा जो है वो है प्राइमरी सेक्टर का। तो नो डाउट प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, लेकिन जिस प्रपोर्शन में, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, उस रेशियो में प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ है। पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में और आज प्राइमरी सेक्टर सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो जीडीपी बड़ी है तो उस बड़ी जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? टेल मी फास्ट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट भी नहीं, क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में, 2 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में। तो आपको क्वेश्चन एड्रेस करना है कि क्या आपको एक क्वेश्चन एड्रेस हुआ कि हमने क्या करा, हमने तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन देखा इन जीडीपी 1977-78 में के हिसाब से और 2017-2018 के हिसाब से। वी हैव यूज्ड द डेटा फॉर दीस 2 इयर्स बिकॉज द डेटा आर कंपेरेबल एंड ऑथेंटिक। तो हमने डेटा यूज करके अपन ने ये देखा कि क्या रहा। तो यू कैन सी द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द 40 इयर्स। तो टोटल प्रोडक्शन ग्रो हुआ है, लेकिन जिस प्रपोर्शन में ग्रो हुआ है वो प्रपोर्शन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। और वो क्वेश्चन मार्क क्या है कि वाई, क्वेश्चन मार्क समझना, क्वेश्चन मार्क क्या है कि वाई देयर इज अ राइज इन द टर्शरी सेक्टर। समझ में आया? वाई देयर इज अ राइज इन टर्शरी सेक्टर। टेल मी फास्ट, यस यस या नो लिखना है। कितने लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया? जो
सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसमें राइज क्यों हुआ, यह क्वेश्चन है। क्लियर? सर हमें भी शेर दिखाने ले चलो है? शेर दिखाने अच्छा, वो स्टोरी देखा क्या तुमने वो वाला कि जिसमें कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं वो घूमने गए थे, वो वाला। मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूँ, देखो मतलब मैं बहुत दिल से बात बोल, देखो दोज हु नो मी दे नो मी कि मुझे चीजें ऐसे करके बताने की आदत नहीं है, मुझे अननेसेसरी चीज़ों का हाइप करने की आदत नहीं है। जो बात है सीधी बात है, मैं एक टीचर में पढ़ाता हूँ, चुपचाप आता हूँ, चुपचाप पढ़ाता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में मजा आता है कुछ भी। मतलब पॉइंट ये है ना कि मेरा काम है पढ़ाने का, डीप डाउन तुम्हें भी पढ़ना है मुझसे, तो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमारे बीच में एक बॉन्ड बनता है, वो बात अलग है, लेकिन मेरा काम सिर्फ उतना होता है कि पढ़ाना है चुपचाप। और जेन्युइनली आई बिलीव दैट वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, अच्छा करो, अच्छा हो तो दुनिया अच्छी रहे, वैसा 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 वाला उसमें थोड़ा सा विश्वास रखता हूं मैं। तो केसेस की मैं ना एक एनजीओ है यहाँ पे भोपाल में, वहां विजिट किया था। तो उस एनजीओ में क्या था, उस एनजीओ में बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। कोई डाउन सिंड्रोम से वो है ग्रसित है, तो कोई फिजिकली पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, कोई मेंटली पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। सबके अपने अपने कह सकते हैं ना कि इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन दे आर परफेक्ट विद दोज इम्परफेक्शंस, मुझे ऐसा लगता है, खुश है। तो एक एनजीओ है आरुषि करके, तो वो स्पेशली उन बच्चों के मतलब केयर टेक करता है और उन बच्चों को संभालता है वहां पे, आरुषि जो है। तो आरुषि में मैं जब गया, वहां मिला, मैंने समय बिताया, 2-4-5 घंटे रहा उनके साथ, खेला भी उनके साथ, खाया भी, मस्ती भी करी बहुत सारी। तो वहां पे क्या हुआ था ना, उस एनजीओ में जाने के बाद मुझे पता लगा कि वो बच्चों को ट्रिप पे ले जाते हैं, और वो बड़े मजेदार चीज है ना कि बच्चों के लिए तो एक एक्सपीरियंस है कि वो बाहर घूम रहे हैं, तो सारे अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मतलब जहां जहां उनकी स्कूल में जो जो बच्चे हैं उन्हीं के बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो मजा आता है उन्हें भी। तो मैंने वहां उन्हें इमीडिएटली बोल दिया था कि एक मतलब उन्हें खास करके नेशनल पार्क वगैरह जाना ये बहुत अच्छा लगता है, तो नेचर के बीच में। तो मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो एक शुभम नाम के एक जो बच्चे हैं वहां पे, तो उन्होंने बोला कि टाइगर देखने जाना है। ठीक है, तो मैंने बोला था ठीक है, एक ट्रिप तुम्हारी हमारी तरफ से रहेगी पक्की। तो फिर वो लोग अभी रिसेंटली गए थे, तो उन्होंने फिर एक वीडियो बना के पहुंचाया था मुझे कि हम लोग आए हैं घूमने नेशनल पार्क में। तो देखो हाउ हाउ इट फील्स कि एक बच्चा है, दृष्टिबाधित है, उसको दिखता नहीं है, लेकिन वो उस टाइगर की दहाड़ को सुन पा रहा है, वो फ्रेश हवा को फील कर पा रहा है। हाँ, और मुझे यही कमाना था जीवन में बस, कि हम किसी के जीवन में खुशी का कारण बन पाए। तो आई फील्ड सो गुड, ऐसा लगा कि मैं घुमाया नेशनल पार्क है। तो बच्चे गए तो उन्होंने वीडियो पहुंचाया था, वो देखा होगा तुमने ना। तो तुम्हें भी लेके चलना है क्या जंगल? तुम्हें पराक्रम ले जाएंगे, तुम अच्छे से टेस्ट वेस्ट दोगे, तुम्हें घुमाने का मौका तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? टेल मी कि हमने ये जब डायग्राम देखा, तो इस डायग्राम को देखने के बाद में हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ठीक है, टर्शरी सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, टर्शरी सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्यों ही है ना। तो अब ये क्वेश्चन जो है, सुनो मेरी बात, यही क्वेश्चन बन के आता है, इस पे लगा लो जरा चांद सितारे फूल और शबनम, चांद सितारे फूल और शबनम, इससे अच्छा कौन है। इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन की गांठ बांध लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही। क्या है क्वेश्चन? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, व्हाई। ठीक है, तो व्हाई देयर इज राइज इन दी टर्शरी सेक्टर। ठीक है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में क्यों ग्रोथ हो रही है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर बताओ। ठीक है, तो अब जैसे अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ओवर द 40 years between 1977 and 19 over the 40 years between 1977-78 to 2017-2018,
while the production in all these three sectors has increased, तीनों सेक्टर की ग्रोथ हुई है, लेकिन it has increased the most in tertiary sector. तो as a result, ठीक है, as a result जैसे आपको देखने को मिलता है in the year 2017-18 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. tertiary sector जो है वो largest producing sector बना है, replacing the primary sector. ठीक है, replacing the primary sector. क्लियर हुआ? बताओ यहां तक समझ में आई कहानी? यहां तक कहानी समझ में आई? वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है कि क्यों टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये एक फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, तो ऐसे करके एक एक रीजन बताया गया। और मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, व्हाई देयर इज राइज इन द टर्शरी सेक्टर इन टोटल जीडीपी। सवाल बहरूपिया होता है, जो हमारा रूल है, सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन जवाब यही रहेगा। तो अब हम एक एक करके सारे कारण समझेंगे। तो पहला कारण क्या है बाबू? पहला कारण ये है, फर्स्ट, in any country several services such as hospital, educational institutions, post and telegraph services, police station, courts, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies etc. ठीक है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये जो सर्विसेज के मैंने नाम लिए हैं ये सारी सर्विसेज हैं, है ना, सर्विसेज हैं। सर्विसेज ऑब्वियस है किस सेक्टर में आएगी? टर्शरी सेक्टर में आएगी, सर्विस सेक्टर में आएगी। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये सारे सर्विसेज जो हैं, ये सारे सर्विसेज जो हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये सारे सर्विसेज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए, आपको क्या देखना है? इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए आपको ये देखना है कि जब किसी भी कंट्री में जाओगे, ये सारे सर्विसेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सारे सर्विसेज की ग्रोथ होना विद टाइम ऑब्वियस है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा सर्विसेज तो आगे बढ़ेगी ही ना, है ना, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा सर्विसेज तो आगे बढ़ेगी ही। These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these service. ये ऐसी सर्विस है जो बहुत बेसिक सर्विस है, और चाहे देश में कुछ और ग्रो कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये ग्रो करना ही पड़ेगा, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करे। तो वेरी ऑब्वियस कि आज से 40 साल पहले देश अगर यहां था और अब यहां पहुंचा है, तो ये सारी सर्विसेज भी यहां से यहां पहुंची होगी, क्योंकि दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। ये दायित्व बनता है सरकार का कि सरकार ये चीजें दे। तो अब जब सरकार ये चीजें देंगी तो ये सब सर्विसेज हैं, तो ऑब्वियस है कि सर्विस सेक्टर ही ग्रो करेगा, टर्शरी सेक्टर ही ग्रो करेगा। पहला रीजन समझ में आया तो यस, पहला रीजन समझ में आया तो यस बोलो, जल्दी बताओ। अगर पहला रीजन समझ में आया तो यस बोलो फटाक से, जल्दी जल्दी। पहला रीजन समझ में आया तो यस बोलो। बोलो आ गया? हाँ बाबू, सिंपल चीज है कि व्हाई देयर इज राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो द फर्स्ट रीजन इज, फर्स्ट और द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि सर्टेन सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज होती है, जैसे टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो सरकार ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ऑब्वियस है कि टर्शरी सेक्टर की तो ग्रोथ होना ही है ना, ऑब्वियस है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है the development of agriculture and industry leads to the development of services. जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, ऑब्वियस है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होगी। आ जाओ, मैं तुम्हें दो तीन पिक्चर देखते हो, पिक्चर है आओ पिक्चर से बताता हूं। सन ऑफ सरदार देखिए तुमने? सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार में एक सीन आता ना, एक घोड़ा इधर, इस घोड़े का नाम है कल्याण, और दूसरा घोड़ा इधर, जिस घोड़े का नाम है बादशाह, ठीक है, और उन दोनों घोड़ों के ऊपर अजय देवगन। दिख रहा सर कौन बोल रहा है? पागल है अभी इतना नहीं सीखा हूं मैं कि दोनों घोड़ों के ऊपर दो पैर रख के दौड़ा था, ठीक है। तो एक घोड़ा के ऊपर इधर पैर रखा, एक घोड़े के ऊपर इधर पैर रखा, और अजय देवगन ऐसे खड़े होता है, उनकी लगाम पकड़ के सन ऑफ सरदार, घोड़ा दौड़ रहा है सन ऑफ सरदार। तो क्या हो रहा है कि मान लो एक प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है, तो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ेगा, टर्शरी सेक्टर भी आगे बढ़ेगा। सिंपल विजुअलाइजेशन, सिंपल लॉजिक, सिंपल विजुअलाइजेशन।
जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, वही यहां पे भी हुआ है। क्या हुआ है भाई साहब कि आपको देखने को मिलता है कि जब बहुत ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस होंगे, जब बहुत ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस होंगे तो बहुत ज्यादा क्या होंगे, कैचअप बनेंगे, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना पड़ेगा। सिंपल। तो विद द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड विद द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इज बाउंड टू ग्रो। जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लगेगी और सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। दूसरा पॉइंट समझ में आया? बताओ, दूसरा पॉइंट समझ में आया? टेल मी फास्ट। अरे एक पुरानी पिक्चर थी उसमें अजय देवगन फिर से ऐसे स्टंट करते हैं, तो अब होमवर्क में सन ऑफ सरदार देख लूंगा सर। एक पिक्चर में थे अजय देवगन का एक मीम है जिसमें अजय देवगन एक इस बाइक पे हाथ रखता है, इस बाइक पे हाथ रखता है और ऐसा दोनों कंधे पे हाथ रखता है और दोनों बाइक आगे बढ़ती है तो अजय देवगन भी आगे बढ़ता है ना। तो वही प्राइमरी सेकेंडरी आगे बढ़ेगा, टर्शियरी भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड स्टोरेज एंड दी लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ेगा तो टर्शियरी बढ़ेगा ही। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सर्विसेज। दो रीजन समझ में आ गए अपने को, है ना, कि क्यों टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। तीसरा रीजन क्या है? थर्ड रीजन क्या है कि एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड ये सिंपल है कि एज द इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज, है ना, लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। अब ये पॉइंट समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। क्या है पॉइंट कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है ना, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक लड़का था भैया, जिम जाता था वो, ठीक है। अब जब वो लड़का जिम जाता था तो उस लड़के ने पहले क्या कहा, 500 रुपए वाली जिम ज्वाइन करी थी, जहां पे क्या होता था, सारे लोग वो चल रहा होता था सिस्टम, ठीक है। तो वो लड़का क्या करता था कि कॉमन मेंबरशिप ले लेता था, कॉमन मेंबरशिप लेके जिम कर रहा होता था। लेकिन फिर वो लड़के ने क्या करा, मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी और अच्छे से उसने अपना बिजनेस करा, ये करा वो करा, और अब वो लड़के के पास पैसा आ गया। तो अब वो लड़का क्या करता है, अब वो लड़का पर्सनल ट्रेनर हायर करता है और वो पर्सनल सर्विसेज लेता है ट्रेनर से, कि पर्सनली ट्रेनर बताता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे उठाओ सर, ठीक है। तो क्या देखने को मिला आपको कि व्हेन द इनकम लेवल ऑफ अ पर्सन राइजेस, पर्सन विल गो फॉर मोर क्यूरेटेड सर्विसेज या फिर मोर एंड मोर सर्विसेज विल बी अफोर्डेड। एक और एग्जांपल लेते हैं कि पहले घर पे खाना खुद हाथ से बनाता था, मान लो हस्बैंड या वाइफ दोनों मिलके खाना घर पे हाथ से खुद बनाते थे। लेकिन अब क्या करा, हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करने लगे, दोनों के पास पैसा आ गया, टाइम की कमी है, पैसा आ गया लेकिन टाइम की कमी है, तो अब वो खाना बनाने के लिए मेड को रख लेते हैं अपने घर में कि खाना मेड बनाएगी, तो मेड की सर्विसेज ले रहे हैं वो। आया समझ में? तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तीसरा कारण ये भी कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करी, इकोनॉमी में पैसा आया ना, तो पहले लोग बाहर खाना खाने कितना जाते थे, बहुत कम, रेयरली साल में 2 बार। लेकिन अब क्या होता है कि जोमेटो जैसी सर्विसेज आ गई, तो अब ऑन ऑर्डर फटाफट खाना ऑनलाइन ऑर्डर ही किया जाता है। तो एज द इनकम लेवल राइजेस, सर्टेन sections of people start demanding more and more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional training. ठीक है, you can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. तो obvious है, with the rise in the level of income, people will afford more and more services. समझे? People will afford more and more services. Clear हुआ? मेड जो है वो खाना बनाएगी अब, हाँ सही है। एक लड़की लिख रही कि नहीं सर बस वाइफ को बनाना पड़ता है, मैंने इसीलिए तो वाइफ नहीं बोला है कि जरूरी तो है कि वाइफ की ही जिम्मेदारी हो खाना बनाना, मैंने इसलिए बोला हस्बैंड और वाइफ। होता क्या ना कि हम धारणाएं, मतलब नोशंस ऐसे बना लेते कि खाना बनाने की बात आई महिलाएं संभालेंगी, बच्चे संभालने की बात आई महिला संभालेगी, पुरुष क्या करेगा, तो मतलब वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि खाना पहले मियाँ बीवी दोनों बनाते थे, दोनों को बनाना भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब ऑब्वियस है कि विद द राइज इन इनकम लेवल पीपल विल अफोर्ड मोर सर्विसेज, ऑब्वियस इसके कारण सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। अब चौथा रीजन देखो क्या है,
चौथा रीजन क्या है, फोर्थ रीजन इज over the past decade or so certain new services such as those based on the information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. ठीक है, in chapter 4 we shall see the example of these new services and the reason for their expansion. ठीक है, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन में इसके बारे में भी, लेकिन पॉइंट क्या है कि फोर्थ रीजन की व्हाई टर्शरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग या फिर व्हाई देयर इज ग्रोथ इन टर्शरी सेक्टर. तो चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन ये है कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में क्या कि वो सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वो सर्विसेज जो क्या है कि इंटरनेट ड्रिवन है. जैसे आज से 20 साल पहले इंटरनेट जैसी 20-30 साल पहले इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था. आज इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है. तो इस इंटरनेट ने कितनी सारी सर्विसेज को लाया होगा ना, अपने साथ ग्रो करवाया होगा. तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन न्यू सर्विसेज हैज इमर्ज्ड. और ये जो नई सर्विसेज इमर्ज हुई है, तो इन नई सर्विसेज के चलते ऑब्वियस है कि टर्शरी सेक्टर को एक बूस्ट मिल गया है, सर्विस सेक्टर में एक ग्रोथ में बूस्ट देखने को मिल गया है. ठीक है, लेकिन हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर कि सारी सर्विसेज, ठीक है, सारी सर्विसेज ग्रो नहीं हुई है इक्वली. हाउएवर ये चीज समझ लेना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती मेरे दोस्त. तो हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल. सारा सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है. ठीक है, सर्विस सेक्टर इंडिया में जो है, तो सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, एट वन एंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. At other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport person, etc. तो यहाँ पे आपको वो कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है. क्या कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है कि सारी सर्विसेज लेकिन इक्वली ग्रो नहीं करती है. क्यों सारी सर्विसेज इक्वली ग्रो नहीं करती? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि कुछ सर्विसेज तो बहुत तेजी से ग्रो करी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सर्विसेज जो है, तो जो तेजी से ग्रो करी उसमें क्या है कि जो हाईली एम्प्लॉयड और स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स, उनको पैसा बहुत मिला, उस सर्विस में ग्रोथ बहुत थी. लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन जो है जिन सर्विसेज में काम कर रहा है, जैसे स्मॉल शॉपकीपर हो गया, रिपेयर पर्सन हो गया, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गया, तो ये सर्विसेज तो ग्रो करी लेकिन में पैसा उतना नहीं है. आज भी ये सर्विस देने वाला व्यक्ति गरीब ही है ना. तो दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम. तो नॉट ऑल सर्विसेज हैव ग्रोन इक्वली. सर्विस सेक्टर ग्रो करा है लेकिन हर सर्विस इक्वली ग्रो नहीं करी है. ठीक है, हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस. यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. आगे वाले सेक्टर में अपन पढ़ रहे हैं, है ना. तो सर्विसेज ग्रो करी लेकिन सारी सर्विसेज इक्वली ग्रो नहीं करी है. क्लियर हुआ यहां तक? बताओ, टेल मी. टेल मी फास्ट. क्लियर है? बताओ. छुट्टी कर दो सर, खेलने जाना. बस छोड़ रहा हूं. कल अपन यहां से टॉपिक उठाएंगे. पहला जो सवाल हमने उठाया था, क्या उस सवाल का जवाब मिल गया आपको? पहला जो सवाल उठाया था, क्या उस सवाल का जवाब मिला? कि व्हाई टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग. तो पहला पॉइंट कि सर्टेन सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रोवाइड करना है, इसलिए ग्रो कर रही है. दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है क्या कि दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि सर्टेन सर्विसेज जो है तो वो प्राइमरी सेकेंडरी सर्विसेज ग्रो करेंगे. प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो टर्शरी सेक्टर ग्रो करना ही है. दूसरा पॉइंट ये हो गया. तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, इनकम ग्रुप बढ़ता है, पीपल विल अफोर्ड मोर एंड मोर सर्विसेज. ठीक है, इससे सर्विस सेक्टर ग्रो होगी, जैसे ईटिंग आउट, प्राइवेट ट्रेनिंग और ये सब कुछ. और चौथा है कि इमरजेंस ऑफ न्यू सेक्टर्स, जिसने क्या जो पहले थे ही नहीं वो सेक्टर एड ऑन हो गए, तो ऑब्वियस है कि टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगी. तो ये 4 रीजन है. ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आता है. मैंने होमवर्क में भी लिखने के लिए दिया तुम्हें इधर. ठीक है, होमवर्क में भी लिखने के लिए दिया है. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आंसर के फॉर्म में लिखना कि व्हाई देयर इज अ राइज इन टर्शरी सेक्टर इन इंडिया. क्लियर हुआ? आगे कल इसके बाद पढ़ेंगे. कल एक और सवाल ऐसा ही उठाएंगे. पहले सवाल उठाएंगे
कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो टुडे ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। तो क्यों ऐसा, ठीक है, कल इस सवाल को उठाएंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्लियर है? हाँ भाई चलो, पोपू पांडा और पिकाचू और पोपलू सबकी तरफ से बाय बाय, सबकी तरफ से बाय बाय, ठीक है। पीका चलो बाय कर दो बेटा, बाय कर दो पिकाचू, वेलकम बैक करके किधर घूमो, हाँ बाय, ठीक है। यार ये आज की सेल्फी पिकाचू के साथ, चलो डन। पर सवाल बहरूपिया होता और दुनिया पित्तल की है सर, हैं? क्या लिख रहे हैं बच्चे? ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। 8 बजे नहीं है क्लास आज।